नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विद्यावाहिनी बिहार में। इस चैनल में मैं अपलोड करती हूँ बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए वीडियोस। यह वीडियो कक्षा 8वीं के इतिहास का चौथा अध्याय शिल्प एवं उद्योग का दूसरा भाग है। इसके पहले अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार अंग्रेजों के आगमन से भारत में शिल्प और उद्योग की स्थिति खराब हो जाती है और भारत में निःऔद्योगीकरण की स्थिति आ जाती है। भारत में बने हुए वस्त्र महंगे होते थे, इसलिए वह कम बिकने लगते हैं और इंग्लैंड में बने मशीनों के माध्यम से सस्ते बने कपड़े लोग ज़्यादा खरीदने लगते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो हमने देखा कि भारतीय कारीगर उद्योग को छोड़कर कृषि की तरफ वापस लौटने लगते हैं, क्योंकि उनके उद्योग से अब उन्हें कोई लाभ नहीं हो रहा था। भारत में निःऔद्योगीकरण हो गया। देश के लोग शिल्प और उद्योग को छोड़कर खेती से अपनी जीविका कमाने के लिए मजबूर होने लगे। इंग्लैंड में हथकरघा उद्योग का विनाश हुआ, परंतु उसका स्थान मशीनी उद्योगों ने ले लिया। वहां भारत के दस्तकार और बुनकरों के विनाश का स्थान किसी अन्य उद्योग ने नहीं लिया। तो भारत के बुनकर और दस्तकार का स्थान कोई उद्योग धंधा नहीं ले सका। इसके कुछ कारण थे। इसका प्रमुख कारण था कि भारत में पूंजी की कमी थी, तकनीकी शिक्षा का अभाव था और वैसे भारतीयों की भी कमी थी जो औद्योगिक विकास की भावना रखते हों। इसके अलावा अंग्रेजों की मुक्त व्यापार की नीति भी इसका प्रमुख कारण रहा। हम सब ने पढ़ा था कि अंग्रेजों के आगमन के समय में भारत बहुत ही छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया था। ये राज्य हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। तो ये लड़ाई के कारण इनके पास पूंजी की कमी हो गई और इन लोगों ने कभी भी तकनीकी शिक्षा पर बल नहीं दिया, जिसके कारण भारत में औद्योगिकरण नहीं हो सका। परंतु इसके बावजूद 19वीं शताब्दी में कुछ भारतीय मशीनी उद्योग की स्थापना करी गई। इसमें सबसे पहले वस्त्र उद्योग की स्थापना हुई, क्योंकि वस्त्र उद्योग के कारखाने के लिए कम पूंजी की आवश्यकता थी। वस्त्र उद्योग के बाद जूट का उद्योग और कोयले की खानों के उद्योग की भी स्थापना की गई। तो इसमें कौन कौन सी फैक्ट्रीज बने, इसके बारे में हम जानेंगे। 1854 ईस्वी में बंबई में पहला सूती वस्त्र का कारखाना भारत में बनता है। 1854 ईस्वी में कावस जी नानाजी दाभर नामक एक पारसी व्यापारी ने स्थापित किया। तो एक पारसी व्यापारी भारत में सबसे पहला कारखाना लगाते हैं 1854 में। उसके बाद 1880 ईस्वी तक पूरे भारत में 56 सूती कपड़ा मिलें की स्थापना हुई थी। इन कारखानों के लिए मशीनें विदेशों से लाई जाती थी। भारत में इस प्रकार की मशीन नहीं बनते थे, तो ये मशीन विदेशों से लाया जाता था। भारत में कपड़ा उद्योग की प्रगति ने विदेशों को चिंता में डाल दिया, क्योंकि हमारे पास कच्चा माल पहले से उपलब्ध था। इसलिए हमारे देश में इन उद्योगों की स्थापना के बाद इसकी प्रगति काफ़ी तेजी से हुई। फिर भी भारतीय उद्योगपतियों के सामने बहुत बड़ी समस्या यह थी कि किस तरह अंग्रेजी सरकार भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने का कार्य करती तो उत्पादन क्षमता में वृद्धि की जा सकती थी। हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था और वह हमारे उद्योगों को बढ़ने नहीं देना चाहती थी। वे ऐसी नीतियां लगाती थी कि हमारा उद्योग बहुत ज़्यादा न बढ़ सके। उन्होंने मांग की कि इंग्लैंड से आ रहे कपड़ों पर सरकार विशेष कर लगाए, ताकि वे भारत में यहाँ के बने हुए कपड़ों से महंगे बिके। तो अंग्रेजों ने भारत पे मुक्त व्यापार की नीति जो लगाई थी, इसके कारण अंग्रेजों का कपड़ा यहाँ सस्ता बिकता था, क्योंकि उन्हें कोई कर नहीं लगाने पड़ते थे। अब इसके कारण यह होता था कि भारतीय कपड़ों से ज़्यादा विदेशी कपड़े बिकने लगे। इसलिए वे ये मांग करना चाहते थे कि इंग्लैंड से जो कपड़ा यहाँ आता है उसमें कुछ कर लगे, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसी नीति नहीं अपनाई और इसी के कारण भारत का औद्योगिक विकास धीमा रहा। उन्होंने भारत का औद्योगिक विकास पूरी तरह होने नहीं दिया। उनकी नीतियाँ ही ऐसी थी कि उन्होंने अपने सामान को यहाँ ज़्यादा बेचना चाहा, जब वहाँ
औद्योगिकरण हो गया। सन 1855 ईस्वी में बंगाल के रिशरा में पहला जूट मिल स्थापित किया गया। तो पहला जूट मिल कहाँ स्थापित हुआ था? बंगाल में रिशरा में 1855 ईस्वी में। और इसी तरह सन 1906 ईस्वी में कोयला खान उद्योग की शुरुआत भी की गई थी। तो 1906 ईस्वी में कोयले के खान की उद्योग, 1855 जूट मिल की स्थापना भारत में की गई। 20वीं शताब्दी में स्थापित महत्वपूर्ण उद्योग लौह उद्योग था। तो 20वीं शताब्दी में भारत में कई जगह लोहे के इस्पात का भी उद्योग लगाया गया। 1907 ईस्वी में जमशेद जी टाटा के द्वारा तत्कालीन बिहार, जो कि आज झारखंड का बहुत प्रमुख हिस्सा है, के साकची नामक स्थान पर टाटा आयर एंड स्टील कंपनी, जिसको हम आज भी टिस्को के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1907 ईस्वी में जमशेद जी टाटा के द्वारा की गई थी। और इसी के नाम पर इस स्थान का नाम आज जमशेदपुर रखा गया है। यह स्थान आज जमशेदपुर के नाम से जाना जाता है और यहाँ स्टील का उत्पादन होने लगा। तो 3-4 प्रकार के उद्योग भारत में आए। सबसे पहले वस्त्र उद्योग, उसके बाद जूट मिलों की स्थापना, फिर कोयले की खान और बाद में आयर एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी के शुरुआत में भारत में कागज, चीनी, आटा आदि की मिलें भी खोली गई। अब यहाँ पर धीरे धीरे औद्योगिकरण हो रहा था, मगर इसकी गति काफ़ी मंद थी। तो 20वीं शताब्दी में कागज का उद्योग, चीनी का उद्योग और आटा की मिलें खोली गई। नमक, अबरख और शोरे जैसे खनिज उद्योग की भी स्थापना भारत में हुई। मशीनों पर आधारित उद्योगों के अलावा भारत में नील, चाय और कॉफ़ी के बागान का उद्योग भी विकसित हुआ। इसके पहले ही अंग्रेज भारत में नील की खेती, चाय की खेती और कॉफ़ी की खेती कराने लगे थे। तो इसके कारण इसके भी कुछ उद्योग भारत में विकसित हुए, जो हमने अध्याय 3 में देखा था। इन उद्योगों में विदेशी पूंजी का ही निवेश ज़्यादा था। ये उन्हीं के फायदे की चीज़ें थी, इसलिए इस प्रकार की उद्योगों में विदेशी पूंजी ही ज़्यादा निवेशित थी। अंग्रेज मुनाफा कमाने के लिए भारतीय उद्योगों को अपनी पूंजी लगाकर प्रोत्साहन देना शुरू करते हैं, ताकि उन उद्योगों पर उनका वर्चस्व बना रहे। तो जिन चीज़ों की उन्हें आवश्यकता थी, उसका वे अपनी पूंजी के द्वारा औद्योगिकरण करने लगते हैं। अंग्रेज़ों ने बैंकों पर भी अपना प्रभाव जमा रखा था, जहां से उन्हें आसानी से कम ब्याज पर कर्ज मिल जाता था। लेकिन भारतीयों को जल्दी कर्ज नहीं मिलता था और उन्हें ऊंचे दर पर ब्याज मिलता था। तो भारत में जितनी भी कंपनियां स्थापित हुई, उनमें से अधिकांश विदेशियों द्वारा ही पूंजी लगाई गई थी। तो इस प्रकार भारत में औद्योगिक विकास का क्रम बहुत ही धीमी गति से होता है। लेकिन इसका तेजी से विकास कब शुरू हुआ? 1914 ईस्वी के बाद इसका तेजी से विकास संभव होने लगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण अंग्रेज उसमें बिजी हो जाते हैं। 1945 ईस्वी तक इंग्लैंड 2 विश्व युद्ध और कई आर्थिक समस्याओं का सामना करने लगा। तो इस अवधि में इंग्लैंड का पूरा ध्यान युद्ध की सामग्री और अस्त्र शस्त्र में लग गया। मालवाहक जहाज़ों को युद्ध सामग्री ढोने के काम में लगा दिया गया। परिणाम ऐसा हुआ कि इंग्लैंड से भारत में आने वालों की सामान में कमी हो गई। इंग्लैंड अब अपनी ही समस्याओं में परेशान हो गए थे और वे वहाँ से भारत में जो सामान आ रही थी उसमें कमी होने लगी। तो इसके कारण भारत में बने हुए सामान अधिक बिक्री होने लगे और उसका उत्पादन पर अच्छा प्रभाव पड़ा और भारत में औद्योगिकरण का विकास होने लगा। इससे भारतीय उद्योगपतियों का लाभ बढ़ गया। अब सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि इंग्लैंड तथा यूरोप के अन्य देशों में भारत निर्मित वस्त्रों की मांग बढ़ गई।
यही कारण था कि उसकी कीमतें 5 गुना तक बढ़ोतरी हो गई और भारत में कुछ हद तक औद्योगिकरण हो गया। इन दो विश्व युद्धों के बीच भारतीय उद्योग को काफ़ी बढ़ावा मिला। अंग्रेज़ों का ध्यान भारत से भटककर इन विश्व युद्धों में लग गया, जिसके कारण भारत अपना विकास कर सका और विशेषकर इस समय में कपड़ा उद्योग काफ़ी विकसित हुआ। इस तरह भारत में औद्योगिक विकास का एक नया दौर शुरू होता है। परिणाम स्वरूप समाज में दो नए वर्ग का उदय हो गया। अब भारत में भी कुछ हद तक औद्योगिक विकास हो गया, तो यहाँ भी समाज दो वर्गों में विभक्त हो गया। पहला हो गया पूंजीपति वर्ग और दूसरा हो गया मजदूर वर्ग, जो कि पहले जमींदार और किसान थे। अब पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग में हमारा समाज बट गया। औद्योगिक पूंजीपति वर्ग के होते थे जो भारतीय उद्योग में अपना पूंजी निवेश करते थे। जो पूंजी निवेश करते थे वो पूंजीपति और जो उसमें कार्य करते थे वो मजदूर। सन 1920 के बाद विदेशी पूंजियों के निवेश में कमी होने लगी। अब विदेशी लोग भारत में कम पूंजी लगाने लगे, क्योंकि सारे यूरोपीय देश उस वक्त प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में व्यस्त हो गए थे। इस काल में हो रहे औद्योगिक विकास ने भारतीयों को पूंजी निवेश के लिए प्रेरित किया। अब इसमें जो भारतीय कुछ पूंजीपति थे वे लोग अपना पूंजी निवेश करने लगे। यहाँ के पूंजीपतियों ने विदेशी कंपनियों से सूती कपड़ा और इस्पात उद्योग के क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को खरीदकर भारत का औद्योगिक विकास किया। सन 1920 के दशक से ही जी.डी. बिरला भारतीय उद्योगपतियों का एक संघ बनाना चाहते थे। टाटा और बिरला का नाम आपने सुना है ना? तो टाटा कंपनी बनी जमशेदपुर में, हमने अभी देखा 1907 ईस्वी में, और 1920 ईस्वी में जी.डी. बिरला जो उद्योगपतियों का एक संघ बनाना चाहते थे जिसमें सारे उद्योगपति एक जगह सम्मिलित हों। इस उद्देश्य से 1927 ईस्वी में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज FICCI की स्थापना की गई। यह संस्था पूरे भारत में व्यापारियों के हित के लिए काम करती थी और इस प्रकार भारत देश में उद्योगों का विकास किस प्रकार हो उसके लिए उद्योगपतियों ने एक चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज नाम की अपनी समिति बनाई। अब हम लोग जानते हैं कि शिल्प और उद्योग तथा मजदूरों का जीवन कैसा था। सन 1850 ईस्वी के बाद भारत में मशीनों वाले उद्योग खोले जाने लगे थे। इसमें सबसे बड़ा उद्योग जो भारत में खुला था वह था कपड़ा बनाने का, सूत काटने का, जिसमें सबसे ज़्यादा मजदूर काम करते थे। इसके बाद जूट उद्योग और तीसरा कोयला उद्योग। इन सब के बारे में हमने अभी अभी पढ़ा है। सबसे पहले कपड़ा उद्योग, फिर सूत उद्योग, जूट का उद्योग और फिर कोयले का उद्योग। भारत में सूती कपड़ा उद्योग का मुख्य केंद्र बंबई था। सबसे पहले यही फैक्ट्री बनाई गई थी। जूट और चाय का उद्योग केंद्र बंगाल था। यहाँ श्रमिकों की संख्या भारत में सबसे अधिक थी। बहुत ज़्यादा मजदूर सूती कपड़े के उद्योग में और जूट और चाय के उद्योग में लगे होते थे, लेकिन उनके रहने और कार्य करने की परिस्थितियां बहुत ही शोचनीय थी। एक एक दिन में उन्हें 15 से 16 घंटे 18 घंटे तक काम करना पड़ता था। उनके लिए किसी भी प्रकार की कोई अवकाश की व्यवस्था नहीं थी। उनके रहने की जगह भी अच्छी नहीं होती थी। उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। उन्हें बहुत ही कम मजदूरी दिया जाता था। वे कारखाने के बगल में स्थित छोटी छोटी झोपड़ियों में रहा करते थे, जहाँ न साफ पानी की व्यवस्था होती थी और न ढंग के घर की व्यवस्था होती थी। तो यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हैं कि झुग्गी झोपड़ी बनाकर वे मजदूर गंदी नालियों के आसपास अपना घर बनाकर रहते थे। मजदूरों को समय पर वेतन भी नहीं मिलता था और अगर मशीन खराब हो जाए
या माल कम तैयार हो तो मजदूरों का वेतन कटौती भी किया जाता था, जबकि इसमें उनकी कोई गलती नहीं होती थी। अगर उनकी तबीयत खराब हो जाती थी तो उनकी कोई चिकित्सा की व्यवस्था नहीं होती थी, और इसके स्थान पर वे जितने दिन नहीं आते थे उतने दिन का उनका वेतन भी काट लिया जाता था। तो इस प्रकार मजदूरों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, और कोयले के खाद्यान्न के मजदूरों की दशा तो और भी बदतर थी। उन्हें कोयले का बहुत ही गंदा पानी पीना पड़ता था। झरिया और गिरिडीह के कोयले खानों के श्रमिक काम के घंटे के प्रातः 6 बजे से शाम के 6 बजे तक थे। झरिया और गिरिडीह ये दोनों ही अभी झारखंड में हैं। इन दोनों में के जो श्रमिक थे वे 12-12 घंटे तक कार्य करते थे। स्त्रियां एवं बच्चे भी भूमिगत खानों में काम करते थे। कोयला खोदने का काम बच्चे भी करते थे और स्त्रियां भी करती थी, और यहाँ प्रायः दुर्घटना हो जाती थी। लेकिन 1923 के बाद सरकार ने दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत की, लेकिन मुआवजे की राशि लेने के लिए उन्हें बहुत ही परेशानी उठानी पड़ती थी। कहने का अर्थ है वह किसी प्रकार अपनी जीविका चला रहे थे, और बहुत अधिक मेहनत करने के बाद उन्हें बहुत कम पैसे प्राप्त होते थे। स्त्री पुरुष बच्चे गर्मी में 14 घंटे और जाड़े में 12 घंटे तक काम करते थे। एक तरफ काम का बोझ और दूसरी तरफ रोजगार की कोई सुरक्षा नहीं होती थी कि यदि उन्हें कुछ हो गया, यदि उनके हाथ पैर टूट गए तो उनका कोई देखभाल करने वाला नहीं था, ना ही कोई पैसे देने वाले थे। तो ऐसी परिस्थिति में उन्होंने संगठन बनाना और अपनी मांग सरकार के समक्ष रखना उचित समझा। धीरे धीरे मजदूरों का संगठन बनने लगा और वह अपनी मांगों को सरकार के पास रखने लगे, लेकिन इसमें भी उनकी नौकरी चले जाने का भय था। 1880 में बिजली के बल्ब के लग जाने से काम के घंटे में और वृद्धि होने लगी। अब रात में बल्ब जल जाने के कारण नाइट शिफ्ट ड्यूटी भी चलने लगा, तो मजदूरों का शोषण काफी बढ़ गया। मजदूरों ने अब उद्योगपतियों के खिलाफ विद्रोह प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। मेहनत इनकी लगती थी और मुनाफा उनका होता था। उन्होंने भी अब अपने संघ बनाए और अपनी कुछ मांगे रखी। उनकी प्रारंभिक मांगे थी काम के घंटों में कमी, काम साप्ताहिक अवकाश, सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी, और कारखाने में काम के दौरान जो भी मजदूर घायल होते हैं उनको कुछ मुआवजा मिलना। लेकिन भारतीय उद्योगपतियों को उनकी ये मांगे उचित नहीं लगती। क्यों? क्योंकि काम के घंटे यदि कम कर दिए जाते थे तो उनके उत्पादन में कमी हो जाती थी, मालिक का खर्च बढ़ जाता था और कारखाने में बने वस्तुओं का दाम भी बढ़ जाता था। तो इस प्रकार उद्योगपति उनकी मांग मानना नहीं चाहते थे। ऐसी स्थिति में इंग्लैंड की बनी वस्तुएं सस्ती और भारत में बनी वस्तुएं महंगी हो जाती थी। तो थोड़ा सा यदि भारत की वस्तु महंगा हो जाए तो इंग्लैंड की वस्तुएं सस्ती हो जाती थी और भारत की वस्तुएं महंगी हो जाती थी, और भारतीय उद्योग का विकास धीमा पड़ जाता था। तो एक बात से बहुत सारी अंतर पड़ जाते थे। उस समय इंग्लैंड के उद्योगपति ने भारतीय मजदूर का साथ दिया। वे अपने फायदों के लिए भारतीय मजदूर का साथ देते हैं, क्योंकि मजदूरों को यदि उचित पैसा मिले तो भारतीयों का सामान महंगा हो जाता। अतः अंग्रेजी सरकार ने 1881 एवं उसके बाद के समय में मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए कुछ नियम बनाते हैं, जैसे कि स्त्री पुरुष और बाल मजदूरों के काम को घंटों को कम किया गया और उनकी दैनिक मजदूरी तय की गई कि 1 दिन की मजदूरी उन्हें कितनी मिलेगी, इससे कम देना जुर्म माना गया। फिर भी अभी मजदूरों की स्थिति दयनीय ही थी। आवश्यक सुविधा प्राप्त करने के लिए मजदूर
अब हड़ताल करना प्रारंभ कर देते हैं। 1920 के बाद देश में कई हड़तालें होने लगती है और इससे पूरे देश के मजदूरों में एकता की भावना आती है। 1920 में ही मजदूरों ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC का एक संगठन बनाते हैं। वे लोग, देश के सारे मजदूर परेशान थे तो उन लोगों ने एक संगठन बना लिया। हम सभी जानते हैं एकता में बल है, तो वे सब इकट्ठे हो गए कि यदि हम सब एक साथ हड़ताल कर दें तो इनकी तो फैक्ट्री ही बंद हो जाएगी, हम ही से तो इनकी फैक्ट्री है। तो ये लोग अब अपना मांग रखने लगते हैं, हड़ताल करने लगते हैं। आगे चलकर यही मजदूर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत बनाने में सहयोग करने लगते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वे न्यूनतम मजदूर कानून बनाकर मजदूरी दरों को निश्चित करना और उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। तो ये मजदूर ही धीरे धीरे चलकर भारत के स्वतंत्रता सेनानी बन जाते हैं और स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार के शिल्प और उद्योग के विकास के लिए भी सतत प्रयत्नशील रहे। एक औद्योगिक नीति बनाई गई और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित दिया जाने लगा और छोटे छोटे उद्योग भारत में स्थापित की जाने लगी। तो उम्मीद है आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो आपको लाभदायक लगे, अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और आपने यदि अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।